नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज का दिन कई अहम घटनाओं और आयोजनों से भरपूर रहेगा। सीएम विष्णुदेव साय आज परांडी में स्वर प्रतिष्ठान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री निवास में राजस्व की बैठक ली और उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक सीएम जो है शाम को 3:30 बजे करेंगे। उधर कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के 30 नागरिक आज अपने घर लौटेंगे। तो वहीं जल संकट को लेकर कांग्रेस ने पदयात्रा आज चित्रकूट से शुरू हुई है। रायपुर में आज अंडर 9 और अंडर 13 शतरंज चयन स्पर्धा की शुरुआत हो रही है। वहीं महाकौशल कला परिषद द्वारा आयोजित 100वीं राष्ट्रीय अंतर्नाद कला प्रदर्शनी भी आज शाम उद्घाटन के साथ शुरू हो जाएगी। प्रदेश के लिए आज का दिन अहम है। तो आपको बताएं कि सीएम विष्णुदेव साय कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे 3:30 बजे। इसी के साथ 30 जम्मू कश्मीर के यात्री आज वापस छत्तीसगढ़ लौटेंगे। और खबरों पे अपडेट के साथ श्रीकांत दास रायपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, आज विष्णुदेव साय तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और समीक्षा बैठक करेंगे शिक्षा विभाग की। इसी के साथ 30 लोग आज छत्तीसगढ़ वापस लौट रहे हैं अपने घर। क्या अपडेट है, इसको लेकर जरा बताइए। जी ऋषभ, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज विष्णुदेव साय स्वर प्रतिष्ठान की जो गारमेंट से संबंधित जो अत्याधुनिक जो फैशनेबल जो डिजाइनर जो ड्रेस मटेरियल मिलते हैं जहाँ पे उस प्रतिष्ठान का शुभारंभ किए हैं। साथ ही सीएम साय ने वहाँ पे जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब रायपुर की जनता को जो अत्याधुनिक जो डिजाइनर जो ड्रेसेस है जिनके लिए वो अक्सर मेट्रो सिटीज वगैरह जाते थे, और वो छत्तीसगढ़ में भी एक ही छत के नीचे सभी को मिलेगा, जिसमें बच्चे हो चाहे वो टीनेजर बच्चे हो या फिर शादी ब्याह के माहौल में हो, जैसे भी आप चाहे उस डिजाइनर प्रतिष्ठान में सारी जो स्वर प्रतिष्ठान है उसमें सारी चीजें अवेलेबल होगी। तो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में भी जो मेट्रो सिटीज जैसे फैसिलिटीज है जो कपड़े गारमेंट्स के हैं वो सब यहाँ पे पंडरी में अवेलेबल होंगे। तो विष्णुदेव साय जिस तरीके से लगातार जो कपड़ा उद्योग के और लगातार एमओयू भी साइन कर रहे हैं उसकी तरफ भी जोड़ के देखा जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में भी फैशनेबल सारी चीजें अवेलेबल यहाँ पे होगी। इस सब साथ में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजस्व विभाग की भी बैठक लेंगे। लगभग 2 बजे के स्टार्ट हो गई होने की है। उसमें राजस्व संबंधित जो बहुत सारी पेंडिंग चल रही है जो काम, जैसे कि राजस्व वसूली को लेकर के और बहुत सारी जो तमाम राजस्व संबंधित जितनी भी रहेगी उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और आपको बताया चले कि राजस्व संबंधित इसमें जो विभाग है सबसे ज्यादा राजस्व ला के देता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, जिससे तमाम तरीके के जो निर्माण कार्य हो गए या फिर जो विकास कार्य होगा उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है राजस्व विभाग का। साथ ही साथ विषय बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय जो शिक्षा विभाग उसकी भी एक बैठक समीक्षा बैठक लेंगे 3:30 से 4 बजे के बीच में, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से बहुत सारी चीजें बदलाव भी आगे समय में देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 8वीं 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद छोड़ देते हैं, उसकी भी एक समीक्षा होगी शिक्षा विभाग की साथ में बैठक होगी, जिसमें उनको किस तरीके से और शिक्षा को और कितना अच्छा बनाया जा सके जिससे बच्चे शिक्षा स्कूल ना छोड़े और अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करें। जी ऋषभ जी बिल्कुल, आज शतरंज की जो प्रतियोगिता है उसका शुभारंभ भी होने वाला है, उसको लेके क्या तैयारियां, श्रीकांत जरा बताइए। जी अंडर 90 और 9 और अंडर 70 के जो बच्चे उनके लिए भी शतरंज का यहाँ पे प्रतियोगिता का शुभारंभ आज विष्णुदेव साय करेंगे, जिसमें बच्चों की जो स्किल होती है उससे काफी शतरंज का खेल काफी दिमाग का खेल माना जाता है, जिसमें दिमाग की एक्सरसाइज होती है। तो इस तरह के खेल को बढ़ावा देने के लिए विष्णुदेव साय आज जाएंगे, वहां पे आज शुभारंभ करेंगे, जिसमें लगभग 9 साल से लेकर के लगभग 17 साल के बच्चे जो अंडर 18 होते हैं उनकी प्रतियोगिता आज से स्टार्ट होगी और जिसमें विष्णुदेव साय सीएम जो है छत्तीसगढ़ के वो शिरकत करेंगे। जी ऋषभ। जी बिल्कुल श्रीकांत, मैं लौटूंगा आपके पास आगे खबरों पर अपडेट लेने के लिए।
आगे खबरों में बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज ने पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, नई चुनौतियों और आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नवीन आपराधिक कानूनों की बारीकी समझ और सही अनुपालन ही न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम होगा। स्थानीय और संगठित अपराधों को रोकथाम के लिए क्षेत्रीय विश्लेषण आधारित योजनाएं बनाने के निर्देश दिए गए। जन संवेदनशील स्थानों पर पुलिस उपस्थिति बढ़ाने, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और आपको बताएं कि अपराधों पर निरंतर कार्रवाई करने पर बल दिया गया। इस बैठक में आपको बताएं कि पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू और पुलिस अधीक्षक बालोदा योगेश कुमार पटेल बैठक में उपस्थित रहे। तो आपको बताएं कि पुलिस विभाग की यह अहम बैठक हुई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और कानून को समझने और नए कानून के हिसाब से आगे चीजों को संभालने की जो है बात कही गई है। श्रीकांत लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। श्रीकांत, आज पुलिस विभाग की बड़ी बैठक हुई और उसमें कई फैसले लिए गए और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, क्या अपडेट है इस पे? जी ऋषभ, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो दुर्ग रेंज गोपाल गर्ग जी आईजी हैं, उन्होंने अपने दुर्ग रेंज के जो 3 जिले पड़ते हैं, जिसमें दुर्ग जिला, बेमेतरा और बालोद जिला, उनके जो एसपी है उनकी बैठक ली। इसमें जैसे कि बताना चाहेंगे कि पहले जो आईपीसी की धारा चलती थी, लेकिन अब वो बीएनएस की धारा हो गई। इसमें बहुत से नए प्रावधान आ गए हैं, कानून में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, जिसको लेकर के आईजी दुर्ग रामगोपाल गर्ग ने बैठक ली है, जिसमें बहुत सारी चीजें, संगठित अपराध हो गए और अत्याधुनिक जो उपकरण होगा उसमें किस तरीके से हम उनका उपयोग कर सकते हैं समीक्षा करने में, जो अपराधों को रोकथाम करने में, उस तरह की सारी चीजें बातें इसमें हुई है। तो समीक्षा बैठक ये भी हुई है संगठित जो अपराध, एक तरह से संगठन इकट्ठा होकर के लोग अपराध करते हैं, उसको किस तरह से क्रियान्वयन कर सकते हैं और उससे जो टीआई से लेकर के जो सिपाही लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए ताकि वो और अच्छे से काम कर सके और कम समय में अपना रिजल्ट दे सके। इसको लेकर के आईजी दुर्ग आईजी जो है रामगोपाल गर्ग ने समीक्षा बैठक ली थी। जी ऋषभ। जी बिल्कुल श्रीकांत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बड़ी पुलिस की बैठक हुई जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, नए कानून के हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब से आगे क्राइम कंट्रोल करने को लेकर यह बैठक हुई थी। मेरे द्वारा दुर्ग रेंज के तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक दुर्ग, बालोद और बेमेतरा की एक क्राइम मीटिंग ली गई, जिसमें कि क्या प्राथमिकता हमारी फ्यूचर में रहेंगी उस पर उनको निर्देश दिए गए। सर्वप्रथम जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, नवीन कानून जो भारत सरकार द्वारा, भारत के पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए हैं, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो और हाल ही में हमें पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश मिले हैं उनको अच्छे से क्रियान्वयन करने के लिए, उसके संबंध में पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए। साथ ही हमारा फोकस बेसिक पुलिसिंग पर रहे, पेट्रोलिंग अच्छे से हो ताकि अपराधों की रोकथाम हो सके, नशा मुक्ति और अन्य जो अपराध हैं उनकी रोकथाम कैसे हो, जो 1 साल से अधिक जहाँ अन्य पुराने लंबित प्रकरण हैं जिनको के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर पुलिस को निर्देशित किया जाता है, उनका निराकरण कैसे किया जाए, इन चीज़ों पर चर्चा हुई। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल और जनता की जो सुनवाई है थानों में अच्छे से हो, इस विषय पर पुलिस अधीक्षकों को समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए बताया गया। साथ ही जो तकनीकी संसाधन हैं उनका उपयोग बेहतर कैसे किया जाए, चाहे वो सशक्त ऐप हो, त्रिनयन ऐप हो, आईओ मितान ऐप हो या अन्य जो भी पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा की गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पुलिस अधीक्षक आने वाले समय में अच्छी बेहतर पुलिसिंग करेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखने में और अपराधों की रोकथाम में प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे यानी कि 2 दिन के अंदर भारत देश छोड़ने का फरमान जारी किया।
इस आदेश के बाद रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी नागरिकों में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के मुताबिक हजारों पाकिस्तानी नागरिक रायपुर समेत पूरे प्रदेश में रह रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर हिंदू नागरिक हैं, जिन्हें भारत छोड़कर जाने में अब तकलीफ महसूस हो रही है। लेकिन सरकार के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारियों ने सभी नागरिकों को देश छोड़ने की हिदायत दी है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने रायपुर समेत प्रदेश भर में संपत्ति खरीदकर वो वहां पे बस चुके हैं, जिनके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने 24 पाकिस्तानी हिंदू उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री से मिलकर बताया कि वो पाकिस्तान से अपनी जमीन बेचकर हिंदुस्तान आए थे, उन्हें वापस नहीं भेजा जाए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने उन्हें इस मसले पर केंद्र सरकार से बातचीत का आश्वासन दिया है। तो आपको बताएं कि रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान से आए हिंदू बसे हुए हैं, जिन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की है और उनसे पाकिस्तान न भेजे जाने की अपील की है। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आए थे और यहाँ पे आके बस चुके हैं, संपत्तियां खरीद चुके हैं, अपना व्यापार, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, अब उन्हें वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी और नागरिक प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि साहू समाज का इतिहास अत्यंत वैभवशाली और गौरवपूर्ण है। डिप्टी सीएम राव आज जिला मुख्यालय बालोदा में आपको बताया कि बालोदा के जुर्री पारा के नवनिर्मित साहू सदन के लोकार्पण और कर्मा महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर अपना वहां पे लोगों को संबोधित कर रहे थे। आपको बताएं कि वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री टहल सिंह साहू ने की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सांसद भोजराज नाग, कसडोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीप साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू और प्रतिमा साहू समेत तमाम वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, चेमन देशमुख और पवन साहू समेत तमाम साहू समाज के जिलाध्यक्ष और जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अभी ऐसा हमारे भाई सोमेश जी, युवराज साहू जी जे हमेशा बोला लोकसभा के टिकट दे और सांसद बनाए है, बोला सौभाग्य प्राप्त। अभिनंदन और स्वागत करत साहू समाज के इतिहास अत्यंत कह सकता हूँ जैसे आप आए और आज के हमारे बंधनात् मृत्युर्मुक्ति मामृता। अभी ऐसा हमारे भाई सोमेश जी, युवराज साहू जी जे हमेशा बोला लोकसभा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ौदा बाजार जिले में जीवनदायिनी महानदी पर रेत माफियाओं का अवैध कब्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन भारी वाहनों और चैन माउंटेन मशीनों के माध्यम से बिना किसी अनुमति के रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी शिकायतें खनिज विभाग को लगातार प्राप्त हो रही थी। हाल ही में जिले के गिदपुरी गांव के मुख्य मार्ग के किनारे थाने से मात्र 50 मीटर और सरकारी अस्पताल से 10 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से भंडारित की गई लगभग 300 ट्रिप रेत को कलेक्टर के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा जब्त किया गया। इस रेत की अनुमति आपको बताया कि अनुमानित कीमत जो है वो 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में रेत का महीनों से भंडारण हो रहा था, फिर भी स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो आपको बताएं कि लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन का मामला सामने आया है। हाल ही में 300 ट्रिप जो है जब्त किए गए थे अवैध खनन के। इसी के साथ अब 200 ट्रिप और अवैध खनन के रेत जब्त किया गया है। चोर फिलहाल फरार है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि लगातार ऐसे पब्लिक प्लेस में अवैध खनन करके स्टॉक किया जाता है, लेकिन प्रशासन कहां गायब होता है, ये बड़ा सवाल।
महानदी में अवैध खनन जो है लगातार बना हुआ है। लोग जो वहाँ पे अवैध खनन करते हैं वो अवैध खनन लगातार कर रहे हैं, उसका भंडारण भी करते हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से उन पर कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल फिर से वही बना है कि लगातार जब अवैध खनन करके भंडारण किया जा रहा था उस टाइम पे प्रशासन ने क्यों जोर नहीं दिया, इस ओर ध्यान नहीं दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप महेश्वरी बलौदा बाजार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, लगातार जो खनन माफिया है उनके हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं, एक बार फिर से कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी आपको बता दें कि गिरपुरी में 10 लाख रुपए की 200 ट्रिप फाइबर जब्त की गई थी। 20 दिन हो जाने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से खनिज विभाग में आज तक इस चोर व्यक्ति के बारे में अभी तक जानकारी जुगाड़ नहीं पाता है। अब बता दें कि इतनी बड़ी पुलिस थाना के करीब 500 फुट दूरी पे इस तरह का दंड किया गया और पकड़ करने मतलब 20 दिन बीत जाने के बाद भी खनिज विभाग ये व्यक्ति को ये नहीं पहचान पाया कि 200 ट्रिप फाइबर किस व्यक्ति ने इस रेत को निकाला था। इसी बात को लेकर लगातार पेपरों में सोशल मीडिया में इस बात की प्रशासन के द्वारा की कार्यशैली पर स्पष्ट है कि और होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में खनिज चोरी करना, रेत का चोरी करना और रॉयल्टी की चोरी करना और उसके बाद अपराधियों को बंदा पकड़ना, ये खनिज विभाग की कार्यशैली प्रश्न से होता है। आपको बता दें कि लगातार गाँव वालों का विरोध चल रहा है कि यहाँ पर गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी में इतनी भीषण पानी की समस्या है, उसके बाद भी चैन माउंटेन से लगातार रेतियों का नदियों को छीन रहे हैं रेत माफिया और निश्चित है कि उनको कहीं न कहीं राजनीतिक सहारा प्राप्त है, तभी इस प्रकार की कार्रवाई पर प्रशासन को चयन मिलता है। अब इधर जहाँ पर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु साय मोर गांव मोर पानी की योजना चला कर संचय कर योजना चलाने लगा था और इस प्रकार से जो रेत माफिया है जो पूरी नदियों को रेत निकाल कर वहाँ पर रेत जो सूखी कर रहे हैं, वहाँ पर स्टॉप डैम जितने बने वहाँ के गेट खोल के वहाँ पर रेत निकाले जा रहे हैं। तो इससे पानी गाँव में पानी की समस्या है और यहाँ पर जिला प्रशासन इस पर पानी के लिए पुख्ता निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर जल संचय महाअभियान का शुभारंभ कर रहे हैं और वहीं पर खनिज विभाग की जो कार्यशैली और जहाँ से जो रेत माफिया लगातार नदियों से रेत निकाले जा रात भर रेत निकाले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस प्रकार के जो छत्तीसगढ़ में बलौदा जिले में महानदी और सुनार नदी जीवनदायी नदी है, जहाँ पर की पानी से ही पूरे गांव का निस्तारीकरण होता है, पीने के समय पूरे गांव शहर में पानी आता है। उस प्रकार खनिज विभाग से और जो रेत माफिया यहाँ पर लगातार नदी को सोखते जा रहे हैं और अनजाने रात भर रेत निकालते हैं, जिसका कोई मापदंड नहीं होता है। इस प्रकार लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं इसका। जी बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन लगातार जब खनन हो रहा होता है तब प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता, क्या बड़ी वजह है प्रशासन की? ये जो है बड़ा सवाल है प्रशासनिक व्यवस्था पर। देखिए आपको बता दें निश्चित ही रेत माफियाओं को राजनीतिक सरना प्राप्त है। यहाँ पर का जो जिला पंचायत का जो यहाँ पर का जो राजनीतिक जो जिला पंचायत क्षेत्र में जो चुनाव जो लड़ा जाता है वो केवल नदियों की ठेकाओं पर लड़ा जाता है। आपको यहाँ पर जितने भी जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं उनका सबका काम है। यहाँ पर 2-3 जीवनदायी नदी है, एक महानदी है, सुनार नदी है और हमारा जो एक नदी और है जहाँ पर केवल नदियों से ही जिला पूरा घिरा हुआ है। और जिला पंचायत के जो राजनीतिक सनद प्राप्त हुआ वो ठेका लेता है और यहाँ पर लाखों ट्रिप रेती की चोरी करता है और रॉयल्टी की चोरी करता है और इसी पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण बड़े बड़े अधिकारियों के मुंह छिप रहते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप जी, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो अवैध खनन की भेंट चढ़ती जा रही है महानदी, जिसको लेके प्रशासन अब थोड़ा अलर्ट हुआ है और कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलौदा बाजार जिले के चकरवाय गांव में 3 युवक घर के अंदर घुसकर एक महिला की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। वार भी किया, लेकिन परिवार के लोगों के विरोध के कारण आरोपी अपने अंजाम में सफल नहीं हुए और वो भाग खड़े हुए। आरोपियों ने महिला के ऊपर रॉड और चाकू से वार किया था। पुलिस ने उसके पास से चाकू नुमा लोहे की रॉड और डंडा जब्त किया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते ये हमला किया गया था, जिसके चलते तीनों आरोपी हत्या करने के लिए घर में घुसे थे। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो आपको बताएं कि ये बड़ी खबर आई है बलौदा बाजार से, जहां पुरानी रंजिश के चलते 3 लोग एक महिला के घर में घुस गए और आपको बताएं कि महिला को मारने की कोशिश की, लेकिन शोरगुल की वजह से और परिजनों की वजह से वो अपने
जो कत्ल करने गए थे उसको अंजाम नहीं दे पाए और वहां से उन्हें भागना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रदीप हमारे साथ लगातार खबरों पर अपडेट देने के लिए बने हुए हैं। प्रदीप, बड़ा मामला आया है, 3 लोगों ने महिला की हत्या की कोशिश की, क्या है पूरा माजरा? बता दें बड़ौदा जिले के करजोल ब्लॉक के चकरवाई गांव का मामला है, जहां पर गांव में आपसी पुरानी रंजिश थी। और पुलिस देखते हैं कि कल रात में तीनों युवक है जो तुम्हारे जो चेलक परिवार आते हैं, जो उन्होंने उनके घर में महिला के घर में घुस के उससे वार किया, उसको घायल भी कर, लेकिन गाँव वाले घर वालों को चिल्लाने के बाद बहुत चला और सोच होने के बाद गाँव के लोग कुछ जगे और जगने के बाद ये तीनों आरोपी जो है नागेश्वर चेलक, साहिल चेलक और कमल कुमार चेलक भाग गए। भागने के बाद इनके जो पीड़ित परिवार ने जाकर करजोल थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो हथियार रखे हुए थे उनको भी जब्त किया गया। उनसे पूरी कड़ी पूछताछ की गई। तो बता दें कि हमारे इनसे महिला पुरानी रंजिश है जमीन को लेकर, और ये हमको हमेशा परेशान कर दी, जिससे हमने उसको मर्डर करने के लिए, इसकी हत्या करने के लिए गए थे, लेकिन परिवार वाले रात में जग गए थे और हमारा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद हम लोग वहाँ से भाग गए थे। इन तीनों आरोपियों के खिलाफ से धारा 296, 115, 2, 333, 551 BNS धारा लगाई गई है। जघन्य अपराध की धारा लगाई गई है, हत्या का प्रयास का धारा लगाई, जिससे कि पुलिस की कार्रवाई और गांव वालों की जो एक महिला की जान बच गई है। आपको बता दें कि लगातार गांव में पुरानी रंजिश को लेकर यहाँ पर लगातार हत्याओं का कई मामले सामने आए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हत्याओं के कई मामले सामने आए हैं और लगातार जो इस तरह की खबरें सामने आती है, प्रशासनिक अमले की क्या तैयारी है, इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? आपको बता दूं कि गांव में किसी प्रकार का भी शासकीय कोई भी सुरक्षा के लिए कोई भी वहाँ व्यवस्था नहीं थी। मात्र कोतवाल होता है और कोतवाल के अलावा वहाँ पर पंच प्रधान जो होते हैं वही यहाँ पर गांव की पूरी सुरक्षा करते हैं। और जो पुरानी जो रंजिशें होती है, खासकर की जो जमीन का बंटवारा है और ये तुम्हारा लड़की छेड़छाड़ का जो मरीज है, 2 मामले छत्तीसगढ़ में मेन है, जहाँ पर किसी भी महिला के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है तो निश्चित है कि वो पीड़ित परिवार हमेशा उसके मौत की घाट उतार देता है। और दूसरा यहाँ पर जमीन यहाँ पर एक जो बहुत कीमती जमीन है, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र होने के कारण जमीनों के अनाप शनाप रेट बढ़ गए हैं और जरा से भी कोई जमीन में छेड़छाड़ करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है तो सीधा उसको मौत की घाट उतारने के यहाँ पर कई मामले हमने यहाँ पर देखे हैं। और एक मेन कारण है इसी बात जमीन का कुछ विवाद था महिला से, तो इसे लेकर इन्होंने ये तीनों आरोपियों से घर में रात के घुसते हैं, उसके बाद जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन गांव घर वालों के विरोध के चक्कर में भाग जाते हैं और थाने में शिकायत होती है तो उनको गिरफ्तार करके अब बताते हैं कि हम इस मामले में इस कारण इस महिला की हत्या करने के लिए गए थे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि कोतवाल होता है वहाँ पे, तो पुलिस प्रशासन की ओर से कोई और व्यवस्था नहीं की गई वहाँ? जब इस तरह की घटनाएं ज्यादा आती हैं सामने तो पुलिस प्रशासन की ओर से उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आपको बता दें कि गांव छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक दृष्टिकोण, यहाँ पर 70% गांव रहते हैं और यहाँ पर गांव में पुलिस की व्यवस्था कुछ नहीं होती। जब वहाँ पर चौकियां होती हैं और थाना होता है, लगभग वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर केवल वहाँ गांव का प्रतिनिधि सुरक्षा समिति, गांव सुरक्षा समिति होती है, वहाँ पर कुछ युवाओं को बनाया जाता है। और दूसरा शासन की ओर से जो कोतवाल होता है वो कोतवाल शासन का प्रतिनिधि होता है और दूसरा जो जनप्रतिनिधि होते हैं सरपंच होते हैं, वही गांव में पूरी व्यवस्था को देखते हैं। और गांव की व्यवस्था को देने के बाद जो भी समस्या होती है कोतवाल जाके वो अपने थाने जाके बताता है इस पर घटना घटी है, कोई भी झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए या कोई आत्महत्या कर ले तो उसके साथ कोतवाल ही थाने में जाकर सूचना देकर करता है। जी बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि बलौदा बाजार से एक खबर थी जहां पे 3 युवक ने महिला की हत्या करने की कोशिश की। अब खबर मौसम की। रायपुर सहित दुर्ग और बिलासपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर आगामी 2 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर जिले में तेज गर्मी पड़ रही है। सूरज की तेज किरणें और हवा जो गर्म हवा है वो झुलसा रही है लगातार। रायपुर, बिलासपुर में पारे की अगर बात की जाए तो 43 से 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पारा पहुंच चुका है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्ग जिला गर्म रहा, यहां 44.2 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। आगामी दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। बता दें कि पिछले 3 दिनों से दोपहर में झुलसाने वाली गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सुबह और रात में ही राहत थोड़ी सी मिलती है, लेकिन वो भी पूरी तरह राहत नहीं मिल रही। आने वाले 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद आगामी दिनों में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है, यानी अगले सप्ताह गर्मी में
कुछ हद तक लोगों को राहत की उम्मीद है। रायपुर में आकाश मुख्य साफ रहने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। 2 दिन पहले मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया था, जब रायपुर का तापमान सबसे ज्यादा 44.4 डिग्री था। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।